प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जी बस। हाँ जी। वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा। मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप बात जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम हमारा है सर छोटू राम जी के बारे में है। उनके जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम आज की मुलाकात कर रहे हैं जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे लोग उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। और झूठ बोलकर लोगों को लूटना महामूर्ख और गवार भी जानते हैं। लेकिन सच्चे लोगों से बात करेंगे। सच्चे लोग हमारे साथ जुड़े आज, और जैसे जो हमारे रहबर हुए हैं सर छोटू राम जी, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी का स्वागत कर लेते हैं। सतराम जी का, सतराम सिंह जी, गुरमीत सिंह जी और अमरजीत सिंह जी, मनदीप सिंह जी, कमलजीत सिंह जी, अशोक सिंह जी और सरबजीत सिंह जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ गुरमीत सिंह जी गरीब जी से। तो इनके बारे में बताएं जी। सर छोटू राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर छोटू राम इनका नाम जो है कैसे पड़ा और ये कहाँ से हैं, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें जी। हाँ जी, ऐसा है कि सर छोटू राम जी, जैसे सुबह भी थोड़ा विचार हुआ है उनके बारे में, और ऐसे लोगों के बारे में तो मैं कहता हूं कि सारी जिंदगी भी विचार करते रहे तब भी बहुत कम है। क्योंकि सर छोटू राम जी जैसे 1881 के अंदर उनका जन्म हुआ है, 14 फरवरी। और उनका जो गांव है, उनका रहस्य जो ठिकाना उनके बुजुर्गों का गांव है, वो है रोहतक के पास सांपला। तो उनके जीवनी में कल भी पढ़ रहा था, आज भी सुबह में वाच रहा था। थोड़ा मैं मेरे पास कोई मैं पढ़ा था उनका, किसी से मैंने मंगवाया था। तो उसमें जैसे उनका नाम, असली नाम जो था वो रिचपाल नाम था उनका। रिचपाल कह लो, ऋषिपाल कह लो, जैसे गांव में नाम होते हैं। तो हाँ जी, तो रिचपाल उनका नाम लिखा हुआ है उसमें। तो जैसे ये परिवार में सभी भाई बहनों से छोटे थे, तो पहले रिवाज था, अब भी गांव में तो अभी भी वही रिवाज है। अगर कोई पहला बच्चा पैदा होता है माँ बाप के घर, तो उसको पहले को जेठा कहते हैं असलियत में। चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, तो उसको, अगर कोई बच्ची है तो ये मेरी जेठी लड़की है, अगर कोई बच्चा है तो ये मेरा जेठा लड़का है। जैसे सिख इतिहास में भी गुरु रामदास जी का पहला नाम भाई जेठा जी करके मशहूर है। तो ऐसे ही, तो ये परिवार में छोटे थे सबसे, भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इसी करके जैसे हम आम कह देते हैं छोटे इधर आ, क्योंकि पता लग जाता है कि छोटा कौन है। तो छोटे से छोटू कहना शुरू कर दिया। जैसे आप गांव में तकरीबन छोटा नाम ही लेते हैं, पूरा नाम तो बहुत कम लोग लेते हैं। आज वो नवदीप का भी मैंने सुना है गांव में कि अभी नहीं, इनका ये नाम नहीं था, ये नाम था। तो कहने का मतलब मेरा छोटू राम नाम, उनका छोटू राम, छोटू से छोटू राम लिखवा दिया किसी ने स्कूल में जाके, माँ बाप ने। जैसे कई बार नहीं ध्यान होता है कि रिचपाल हमने इनका नाम लिखा था या रखा था, तो ज्यादा प्रचलित छोटू राम के करके इस स्कूल में भी वही नाम आ गया। जी। तो हमारे साथ में हाँ जी, जुड़े हैं जो उनके मतलब मेन बंदे हैं, इधर से ही हैं, हरियाणा से ही हैं। हाँ जी। सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ऑडियो ऑन कीजिए, तभी आवाज आएगी आपको। ऑडियो ऑन कीजिए अपनी। मैं चाहता हूँ सतनाम सिंह जी, थोड़ा आप चानन पाएंगे जन्म जो सर छोटू राम जी के जन्म के बारे में जी। हाँ जी, मेघ सिंह जी, आपने, मेघराज जी, आपने बहुत बढ़िया पूछा है। जो आज बहुत बढ़िया काम कर रहे, जो ना आज बहुत महान हमारे नेता हुए हैं सर छोटू राम जी, और बहुत महान नेता थे वे। तो जब अब उनका जीवन जांच पढ़ते हैं तो देखकर उनका, सर छोटू राम जी का जो संघर्षमय जीवन है, उस पर झात मारिए तो बहुत ऊर्जा मिलती है।
जी और जो उनको उनके जीवन को पढ़ के पता लगता है कि जो जो जमहूरी हकों के लिए कैसे लड़े वो अपनी जिंदगी में, और किसानों के लिए क्या क्या काम किए उन्होंने, और वो गरीब परिवार में पैदा हुए और पढ़कर वो कहाँ तक पहुंचे। जब उन्होंने अपना लंबा समा जो सीखा, वो गरीब लोग जो दबे कुचले लोग थे, उन्हों के लिए उन्हें अपना सारा जीवन लगाया उन्होंने, और जी बहुत कुछ जीवन में किया। और ऐसे ही जो नेता होते हैं जो जो किसानी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तो किसानी परिवार से पैदा हुए थे वे। तो किसानी परिवार से पैदा होने करके, क्योंकि उस वक्त जो शाहूकारी टाइम चलता था, तो वो शाहूकारों से बहुत सभी लोगों का वो बहुत शोषण करते थे, किसानों का बहुत शोषण होता था। उसको जी देखकर जब परिवार में देखा भी लोगों का बहुत बुरा हाल है, तो उन्होंने ठान लिया कि मैं इस जो दबे कुचले लोग, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो जी और आप सारी जीवन में संघर्ष किया उन लोगों के लिए उन्होंने। जी 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 मैं चाहता हूँ कि हमने इसमें लाइव जा रहा हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर, जो भी जुड़ना चाहता है इसमें हमने लिंक सेंड कर दिया इसमें नीचे, इसमें फेसबुक उसमें, तो कोई भी जुड़ना चाहता है, उनके बारे में बात करना चाहता है या उनकी कड़वी बातें रखना चाहता है सामने, कोई भी रख सकता है, सामने आ जाए। तो सुखवंत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? सुखवंत सिंह जी, उनकी ऑडियो मेरे ख्याल में ठीक नहीं हो पा रही मेरे ख्याल से। तो मैं बात करना चाहता हूँ अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं इनके जीवन के बारे में आप? मेघा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया इतने अच्छे अच्छे महान लोगों को उनकी महान बातें करने के लिए। जी मेरा जो राय है वो ये है कि आज के जो हालात हैं, चाहे भारत के लीजिए, चाहे नॉर्थ इंडिया के लीजिए, चाहे महाराष्ट्र के लीजिए, चाहे कर्नाटका के लीजिए, चाहे तमिलनाडु के, चाहे बंगाल के, उन सभी का अगर निचोड़ निकालेंगे जी तो जो सर छोटू राम के जीवन में जैसे हालात थे, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे और अपने परिवार में वो खुद अपने गांव में रह के अपने अपने ऊपर उन्होंने महसूस किया कि ये तरस योग हालत जो है किसानों की हमारे गांव में, हमारे पूरे भारत में है, वही सिचुएशन यू कैन फील द सेम हिस्ट्री इज रिपीटिंग राइट नाउ इन द इंटायर इंडिया। उस समय शाहूकार थे, आज के दिन में वही रूप जो शाहूकारों का वो बैंक ने ले लिया है। उस समय वो शाहूकार से तंग आके खुदकुशी करते थे, अब की बार जो है वो बैंक के जब लोग घर पे आते हैं कि तुम्हारी ट्रैक्टर की किस्त नहीं गई, तुम्हारी फलां की किस्त नहीं, तुम्हारी लिमिट की, सो अल्टीमेटली सिचुएशन इज द सेम। सो इसीलिए उनकी जो जन्म शताब्दी है उसको मनाने की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है when we are repeating the same episodes of history after 70-75 years of our independence struggle. So जिन लीडर्स ने, जिन महान शख्सियतों ने उस समय की किसानी की तरसयुग हालत के लिए इतना संघर्ष किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कितने सारे एक्ट पास करने पड़े कि ताकि उस समय के जो शाहूकार लोग थे, उस समय के जो फ्यूडल सिस्टम जो गुप्त डायनेस्टी के तरफ इशारा करता है, गुप्त डायनेस्टी ने को डेवलप किया था, वो तब जाके टूटा by making so many legislation, by passing so many rules and regulations with the help of British government. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तब ही पास कर पाई जब उनको लगा कि हाँ, डेफिनेटली दिस इज अ वीकनेस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है, बहुत सारे लोग इस सिस्टम की वजह से करप्ट सिचुएशन, ब्रिटिश लाइफ जी रहे हैं। तो उसी की वजह से हम आज उस दिन को मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, विच इज रियली ग्रेट। एंड बहुत ही संजोगवश है कि वैसे ही हालात अब की किसानी की हालत हैं जो उस समय आजाद भारत के पहले थे। जी जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। शुक्रिया, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुखवंत सिंह जी, आवाज आ रही है हमारी अब तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुखवंत सिंह जी, मैं पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। अब वैश्व मानवता नीचे में जुड़े हैं और हम देखो, हमने हमारे रहबर हमने पहली बार मना रहे हैं कि जो है मतलब इनकी जन्मदिन पहली बार मना रहे हैं, इससे पहले हमने मनाया भी नहीं है।
तो हम तो इसमें अपने आप को बड़ा भाग्य समझते हैं कि हम इनको काम को कर पा रहे हैं। तो इनसे आप उनके नजदीक में रहते हैं या वहाँ पर, तो कहाँ पहले आप पहली बात तो अपने बारे में बताएं कहाँ से हो, और इनके जन्म के बारे में कुछ बताएं कि इन्होंने क्या क्या मतलब किया है लोगों के लिए, जैसे मतलब मानवता के लिए क्या क्या किया है जी। मेघराज जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सब साथियों को, और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने मेरे को अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया इतने बड़े मंच के ऊपर। आपने चौधरी छोटूराम रहबरे आजम की बात की। देखो मेघराज जी, पहली बात तो मैं उनके जो शब्दों में उन्होंने जो किया है उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। उसको जैसे अभी ये जो साथी बोल रहे थे, मैं वाकिफ नहीं हूं इनसे, लेकिन बड़ा अच्छा बोले इन्होंने जो कुछ ये जो कोरिलेट किया है कि उस वक्त के साहूकार और आज के बैंक बिल्कुल एक रियल जो पोजीशन है वो उन्होंने एक्सप्लेन की है। आज के दिन पोजीशन ये है। देखो चौधरी छोटूराम ने जो किसान के आर्थिक आजादी के लिए जो कुछ भी किया, और मैं ये समझता हूं कि 1947 के जो आजादी, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर आप सिंपल कह सकते हैं, वो किसान के लिए आजादी नहीं, एक गुलामी। आप देखेंगे 70 साल या 75 साल जो ये जो एक सूडो इंडिपेंडेंस आप इसको कहें, तो किसान के लिए ये इंडिपेंडेंस नहीं आई, और उसके बाद से लगातार उसकी स्थिति गिरी है। और उस चौधरी छोटूराम ने जो कानून बनाए थे, जो लेजिस्लेशन पास किया था उन्होंने, वो लेजिस्लेशन 1990 तक काम करता रहा। उसके बाद तो जो ग्लोबलाइजेशन की जो नरसिम्हा राव जी की जो पॉलिसी थी, उन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। अब मैं चौधरी छोटूराम जी पे आता हूं। चौधरी छोटूराम जी ने जो एक बिल्कुल किसान की जो, क्योंकि वो खुद किसान के घर में पैदा हुए थे। मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मेघराज जी, मेरा जन्म रोहतक के पास मदीना गांव में हुआ। आप जब रोहतक से हिसार की तरफ चलेंगे तो एक मदीना गांव आता है बीच में, वहां पे हुआ। और चौधरी छोटूराम की जो जन्मभूमि है गढ़ी सांपला, उससे 20-30 किलोमीटर आगे वो जगह है। मैं फिलहाल चरखी दादरी में रहता हूं और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। चौधरी छोटूराम ने जो कुछ भी किया वो इतना हिस्टोरिकल है कि उसके सहारे किसान जो है ना 1990 या 2000 तक उसकी स्थिति ठीक आती चली गई उस लेजिस्लेशन के सहारे। और ये 3 काले कानून जिनको हम बोल रहे हैं, और इनको मैं डेथ वारंट कहता हूं, और ये डेथ वारंट हैं भी। असल में अगर हम सारी चीजों को समझेंगे तो ये चौधरी छोटूराम का जो योगदान था इतिहास में, और किसान को जो उभारने की उनकी जो पॉलिसीज थी, उसी को मिटाने का प्रयास है। क्योंकि इन संघी लोगों को या इस प्रेजेंट कैपिटलिज्म को ये लगता है कि चौधरी छोटूराम को इतिहास से मिटाए बगैर, उनके किए कामों को हटाए बगैर किसान को बर्बाद नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ एक बात में ही सिंपल समझ लें कि उस सारी चीजों को ही खत्म करने की कोशिश है। वहीं जैसे जो एमएसपी है, मंडी सिस्टम है, उसको बर्बाद करने की तो कोशिश है ना, कि यानी कि कैपिटलिज्म को सीधा जो है ना किसान की गर्दन तक उसका हाथ पहुंचा देना। यही तो इन तीनों का ये जो कानून है, इनका इंटेंट मेरे को दिखाई देता है। और ये तीनों जो है वो चौधरी छोटू, आप बिल्कुल माइन्यूटली अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मैं एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते इस बात को मैंने ऑब्जर्व किया कि चौधरी छोटूराम के जो कानून थे या जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था किसान को उभारने में, और आप ये समझिए कि अगर चौधरी छोटूराम उस वक्त नहीं होते तो ये भाई जो पहले कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि साहूकारों के यहाँ जमीन गिरवी पड़ी थी। उन्होंने जिस प्रकार से मुजारा सिस्टम को खत्म किया, जिस प्रकार से किसान की आर्थिक आजादी के लिए वो लेकर के आए, जिस तरह से किसान के उत्पाद के लिए उन्होंने एक बिल्कुल सरकार से लड़ करके, वो हमने देखा कि उन्होंने अंग्रेज सरकार को कहा जी मैं दलवा दूंगा। वो यही आज प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो वो एमएसपी की तो बात थी ना, कि ये जो लागत है उस लागत से अगर नीचे मिलेगा तो इससे अच्छा तो हम जला देंगे। यही तो चौधरी छोटूराम ने उस वक्त कहा था, जो सरकार से लड़ करके उन्होंने फिर वो रेट को बढ़वाया। वो एमएसपी थी, मंडी सिस्टम उन्होंने तैयार किया, ये सारी चीजें, और साहूकारों से बाहर ले जाना। जबकि उसकी रिवर्स प्रोसेस इस तीनों कानूनों से चलाई है कि कैपिटलिज्म की गर्दन पकड़ा देना, और चौधरी छोटूराम को मिटा देना चाहते हैं। अब आप इसी एक बात से चौधरी रहबरे आजम की जो है ना वो इंपोर्टेंस समझ सकते हैं कि आज पूरे के पूरे पूंजीवाद ने, और ये पूंजीवाद के प्रतीक संघी लोगों ने इस देश में पर्टिकुलर, कि इस बात पे पूरा जोर लगा दिया कि हम उस काल को, उस अध्याय को खत्म करें जो चौधरी छोटूराम ने शुरू किया था किसानों के लिए। अब सिर्फ इसी एक बात से समझी जा सकती है, और वो उनको बगैर किए, उनको उस अध्याय को समाप्त किए बगैर किसान को पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये इन लोगों की है, और वो सच भी है। जब तक चौधरी छोटूराम
और चौधरी छोटूराम के किए हुए कार्य लोगों को याद रहेंगे, तब तक किसान बर्बाद नहीं हो सकता और ये कैपिटलिज्म उसको बर्बाद नहीं कर सकता। जी सुमन सिंह जी, हम अभी आपके पास में आए हैं, दोबारा फिर मैं जो और बंदे हमारे साथ जुड़े इनसे मुलाकात कर लेते हैं। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इनके जीवन के बारे में, आप सर छोटूराम जी के बारे में? हाँ जी, छोटूराम जी के बारे में काफी विस्तार से साथी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे किसानी में जिसने भी काम किया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा महत्व है इनका। और बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे थे, जब छोटे थे ना, तो बुजुर्ग बताते थे कि जो हमारी जमीन की जो मलकियत होती थी ना, जमीन की जो मालकी होती थी, वो सभी में बराबर नहीं होती थी। बड़े जिम्मेदार थे, बड़े जिम्मेदार के नीचे जो है छोटे जिम्मेदार जो है काम करते थे, किसानी जो करते थे, वही मालिया वगैरह जो बड़े जिम्मेदार है गिरा के उनके पास जो है वो बड़े जिम्मेदारों को और शाहरुख गवर्नमेंट तक पहुंचाते, ऐसा सिस्टम था। और इस सिस्टम को जो है जिसे लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, और खेती बाड़ी में भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके बारे में बताया। और इसको जो है, क्योंकि जैसे 1990 तक जो बताया गया है कि वो पॉलिसीज कायम रही, उसके बाद में धीरे धीरे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो वो ओपन मार्केट आ गई। उसके बाद में जो है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर जो है वो अकेले किसानी की बात नहीं, सभी साइड पर जो है, चाहे इंडस्ट्री की बात है, ट्रांसपोर्ट की बात है, एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, सभी का ही प्राइवेटेशन होना शुरू हो गया। और सबसे जो लास्ट में जो है वो किसान का जो है वो अब इन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्शन की बात यह है कि बाकी चीजों में ऑब्जेक्शन उन्होंने धीरे धीरे जैसे किया, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि लोग फैसिलिटी चाहते थे कि हमें प्राइवेट जो है वो बढ़िया फैसिलिटी दे सकते, यदि थोड़ा पैसा लगा के हम काम करें तो बढ़िया हो सकते हैं, मगर गरीब लोगों का कोई भी नहीं सोच रहा था। और ऐसी जो सोच को रख के अब ये किसानी के मामले में भी ये जो प्राइवेटेशन जो करने जा रहे हैं, ये जो है वो सरासर जो है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के नाम पर जो है लोग जो है कंप्रोमाइज कर सकते हैं, एजुकेशन के नाम पर भी जो लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, और हेल्थ के नाम पर भी लोगों ने कंप्रोमाइज किया, प्राइवेटेशन हॉस्पिटलों की हो गई, बैंकिंग का भी ऐसा ही हाल हो गया। तो लोगों ने ये चीजें जो है उनके साथ कंप्रोमाइज कर लिया। मगर अब जब लोगों के पेट की बात आई तो इस बात में जो है वो आंदोलन खड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट तो पॉलिसी पहले से ही वो लोगों को ना पिन पॉइंट करके देखते हैं कि इनको कितना का दर्द होता है। और अब जो ये लास्ट में जो आखिरी जो है वो जो दांव खेला है गवर्नमेंट ने, और क्योंकि जब पेट की बात आती है ना तो आदमी जो है वो भाई को भाई। मेरा सवाल ये नहीं था, अब जो मैं पूछा था आपको शायद मैं दोबारा फिर पूछता हूँ। कमलजीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, सर छोटूराम जी के बारे में? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सबको बधाई दूंगा भाई वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपराला है हमारे डायरेक्टर जो हैं सरदार मेघराज सिंह खालसा जी का, क्योंकि ऐसे महान पुरुष और ऐसे अच्छे इंसान जिनकी इंसानियत की तारीफ अभी आप सबने की है, भाई मनदीप सिंह, भाई सुखवंत सिंह जी, और हमारे सत्कारयोग जो प्रोफेसर साहब हैं अमरजीत सिंह जी साउथ कैरोलिना से, और गुरमीत सिंह जी गरीब, सतनाम सिंह जी, सबने तारीफ की। और वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से सबका धन्यवाद भी है, और जन्मदिन की लख लख बधाई है सबको। मैं कुछ मुसलमानों के रहबरे आजम और हिंदुओं के दीन बंधु, जिनकी वजह से किसानों के हित में कानून, किसान को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि अन्न खाता भी है या नहीं, जो कमाता है वही भूखा रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसानों के रहबर सर छोटूराम के इन चंद शब्दों ने इतिहास के पन्नों में किसानों को न केवल एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, बल्कि उनकी आवाज को बुलंदी भी दी। शायद इनकी इसी बुलंदी की वजह से आज भी सर छोटूराम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। एक किसान का बेटा और देश के किसानों के हितों का रखवाला, जिसके लिए गरीब और जरूरतमंद किसानों की भलाई
हर एक राजनीति, धर्म और जात पात से ऊपर थी। सर छोटू राम बस आम किसानों के थे। जितना मान उन्हें रोहतक में हिंदू किसानों से मिला, उतनी ही इज्जत उन्हें लाहौर के मुसलमानों किसानों ने बख्शी। जी। पिता के अपमान ने बोया क्रांति का बीज। ऐसा बीज पैदा हुआ और ऐसा सिस्टम बन गया। मुसलमानों के रहबरे आजम और हिंदुओं के दीन बंधु सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में झज्जर के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण किसान परिवार में हुआ। झज्जर तब रोहतक जिले का ही अंग था। उस समय रोहतक पंजाब का भाग था। उनका असली नाम राम रिछपाल था। अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू छोटू कहकर पुकारते थे, इसलिए इनका नाम ही छोटू राम पड़ गया। जी। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटू राम ही लिखा दिया गया और बाद में ये महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। उनके दादाजी राम रतन के पास कुछ बंजर जमीन थी, जिस पर उनके पिता श्री सुखी राम किसानी करते, पर कर्जे और मुकदमों में बुरी तरह से फंसे हुए थे। करते भी क्या, उनके परिवार को किसानी के अलावा और किसी चीज का सहारा नहीं था। छोटू राम की प्रारंभिक शिक्षा तो गांव के पास के स्कूल से ही हो गई, पर ये आगे भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए उनके पिता उनकी आगे की पढ़ाई के लिए साहूकार से कर्जा मांगने गए, पर वहां साहूकार ने उनका अपमान किया। उस अपमान ने ही उनको ऐसा क्रांतिवीर बनाया, ऐसा आंदोलनकारी वीर बनाया कि आज सब उनको नमस्कार कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद आपका स्पेशल। सरबजीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, सर छोटू राम जी के बारे में? हाँ जी, सब भाइयों को सत श्री अकाल और मानव पंजाब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप आगे लेकर आ रहे हैं। और मेरी तरफ से भी सर छोटू राम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जी परिवार को। और सबसे बड़ी बात तो भाई साहब, अब हमें यही चाहिए कि हमको एक किसान के लिए छोटू राम नवा चाहिए, जो आज से 100 साल पीछे जाके वही अब लेके आए। तो उन्होंने इतनी पढ़ाई करके, सिर्फ इसी करके पढ़ाई की है कि मैं गरीब किसानों को मदद कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, अपने पिताजी का अपमान का बदला। हर आदमी इंसान के अंदर, किसान के अंदर कोई ऐसा छोटू राम पैदा हो जाए जो सबको इकट्ठा करके वहीं पे लेके जाए जहां आज से 100 साल पहले छोटू राम जी ने सबकी मदद की, लॉ पास करके उनको कानून बनाया। भाई कोई भी सिर्फ सहन करके किसी की जमीन ना हड़प सके। अभी वही ब्राह्मणवाद फिर से आने वाला है। जो ये 3 कानून जो आए हैं ना, अब सही बात यहीं पे आ रही है। ये जो बहुत से आदमी कहेंगे छोटू राम, ये जो 3 कानून आ रहे हैं, ये हमको कौन हजम करेंगे? तो इसमें क्या है ना भाई, जो ये तो एक छोटू राम को हजम नहीं कर पाए, अगर सारे बन गए तो फिर तो सरकार का जो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, देखो, एक हमको छोटू राम जी चाहिए जो हमको सबको इकट्ठे लेके चल सके। और ऐसे देखो, एक कानून जो बनाया है, जो जमीन हड़पते थे साहूकार लोग, सिर्फ साइन कराए, थोड़ी सी पूंजी के लिए उनकी जमीन हड़प लेनी। अब ये 100 साल के बाद में फिर से प्रोपोगंडा फिर से शुरू होने वाला है। वही करने वाले हैं 3 कानून लगा के कि सबके उनको अपनी मर्जी से हुआ, उनको को भी बीच में कुछ नहीं हुआ, तुमको इतना पैसा दिया उसको दो, नहीं तो जमीन हमारे नाम करो। ये प्रोपोगंडा फिर वहीं पे आ गया 100 साल पहले। कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसी हालात बढ़ते हैं ना, तो समझ लेना कि उसका अंत काल आ गया है। जो हुकूमत चल रही है, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ये 16 आने सच आपकी बात, पाप का घड़ा भर चुका है। ये देखो, ये जो है हमको ले जाने चाहते थे 100 साल पीछे, लेकिन अब हमारे पास ये हमको लोग पढ़े लिखे होने का फायदा यही है। छोटू राम जी पढ़े तो उनको ये पता लगा। आज से 100 साल पहले गांव में कौन लोग पढ़ता था? अभी छोटे से गांव में लॉ भी किया, सारी पढ़ाई करके, और कानून की कसम खा के मैंने इसके ऊपर कानून बनाना, उन्होंने कानून बनवाया। लेकिन ये लोग कानून को फिर दोबारा से कानून बना के लोगों को फिर फंसाना चाहते हैं उसी में, क्योंकि लोग हमारे अधीन ही रहे, छोटे लोग छोटे रहे, बड़े लोग बड़े ही रहे। ये बराबर का दर्जा जो है हम लोगों को देना नहीं चाहते। सरबजीत सिंह जी, 100 साल पहले के हालात कुछ और थे। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग बैठे हैं,
ये मनवाली जो है जिस खेल को खेलना चाहते हैं, वो खेल उनको उल्टा पड़ने वाला है। देखो नहीं आपकी बात बिल्कुल सही। ये तो देखो, ये जो हमारा आंदोलन जो किसानों भाइयों का चल रहा है, अब ये देखो ना, वो कह रहे हैं कि इनको कांग्रेस भड़का रही है, इनको आप पार्टी भड़का रही है, इनको वो भड़का रहा है, लेकिन नहीं, उनके अंदर जागरूकता है, उनको पता है हमारे साथ पहले क्या हुआ है। तो इसीलिए हर लोग पढ़ा लिखा है, हर लोग जानता है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं और ये क्या कर हमसे क्या करवाना चाहते हैं। जी आज से अभी आया हूँ आपके पास में जी। गुरमीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं, जैसे हम सब विचार कर रहे हैं इनके ऊपर, आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं इसके ऊपर? देखो ऐसा है, जैसे सभी भाइयों ने सर छोटू राम जी के बारे में बहुत विचार, और आज का विषय ही यही है कि ऐसे से आदमी अभी भी दुनिया में है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सर छोटू राम जी, क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग पढ़ते थे, और जैसे सारे ही वक्ता जनों ने बताया कि उन्होंने पहले, मैंने भी सुबह भी जिक्र किया था कि वो सेंट स्टीफन कॉलेज में दिल्ली पढ़े आके, जिस टाइम जहाँ से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उससे बाद उन्होंने ड्यूटी भी चाहे वो उन्होंने आगरा में की, और उससे बाद रोहतक में ड्यूटी की है। तो कहने का मतलब उन्होंने ऐसे से कानून उस टाइम बनाए जमींदार लोगों के, किसान लोगों के हक के और ऐसे थे कि हम जैसे लोग अभी भी बैंक से, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि बैंक से पैसा ले लो, अगर वो नहीं मुड़ता हमारा ऐसा, तो बैंक वाले खड़े हो जाते हैं और ये हमारे घर की कुड़की कर देती है, हमारी जमीन की कुड़की होती है, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं और तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो उसका क्या करते थे, छोटू राम सर ने एक ऐसा कानून बनाया था, शायद आपको सभी को मालूम होगा, कि वो जितना भी पैसा लोन के रूप में लिया जाता था, तो उस पैसे की कोई किस्तें बांध देते थे। जैसे अगर लाख रुपए लिया तो उसके 2-2 हजार की किस्तें बांध दी। तो छोटू राम सर जी ने ऐसा कानून पास कर दिया कि जब उनके पास 2-2 हजार ब्याज के रूप में पैसा चला गया, तो जितना उनका मूल था उतना पैसा चला गया, तो उनका कर्जा खत्म हो गया, फिर उनका मूल खत्म हो गया, मूल नहीं रहेगा उनका। ये सर छोटू राम जी ने कानून बनाया था, आपने पढ़ा होगा शायद। राइट। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छे काम किए। और सर छोटू राम जी के बारे में आप कह रहे, उससे बाद में आपको थोड़ा सा कोट कर दूं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब के अंदर उन लोगों को मालिक बनाया जिन लोगों के पास मलकियत नहीं थी जमीन की। उस जमीन के मालिक बड़े बड़े साहूकार, और जिन लोगों को जेलदारी दी थी अंग्रेज लोगों ने, वो ये सुबह भी मैं रिक्वेस्ट की थी, ये जो टाइटल मिला था ना सर का, ये सर का टाइटल भी अंग्रेज लोगों ने दिया था उनको, क्योंकि नहीं तो जमींदार को कोई साहब नहीं कह के राजी है। ये हिंदी में हम साहब कहते हैं, इंग्लिश का टाइटल था ये सर, तो उनको सर कह के अंग्रेजों ने उनको सर का टाइटल दिया था ये। तो कहने का तो कहने का मतलब अंग्रेज लोग भी सब इस बात को समझ गए थे कि ये सर छोटू राम जी जो बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कानून है, और उनको वो मानने पड़े थे कानून। जी जी। अमरजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो और जानकारी है आपके पास में, वो उसको भी साझा करें हमारे साथ में। जी अमरजीत सिंह जी। ये बात सही है कि जब इंसान के खुद के ऊपर वो तनाव, वो स्ट्रेस, वो करप्शन का जोर जलम होता है, तो उसमें से एक आवाज निकलती है। जब इनके फादर साहब को उस शाहूकार ने इनकी आंखों के सामने बेइज्जत किया, तो उसी दिन से इनके मन में एक ऐसा चैलेंज आ गया कि एक किसान जो पूरा दिन इतनी मेहनत करता है, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, सूरज उगने से छिपने तक अपने खेतों में इतनी मेहनत करता है, अगर उसको इस तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है और इस तरह इंसल्ट होना पड़ता है, तो वन डे आई विल चेंज दिस सिस्टम। जितने भी बड़े महान पुरुष हैं, उनकी जिंदगी में कोई ऐसी एक घटना उनको एक चैलेंज उनको ऐसे मोड़ पे लेके आता है कि उनकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। अभी आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन, the biggest challenge which he started to form the peoples together, that was a trade unionist party. तो 1923 में उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया। सबसे बड़ी बात इस यूनियनिस्ट पार्टी की ये थी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी किसान इक्वली ट्रीटेड
इक्वली ट्रीटेड, डज नॉट मैटर वो किस कास्ट से, डज नॉट मैटर वो, लेकिन वो किसान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, सभी को एक मंच पे उन्होंने इकट्ठा कर लिया. That was the biggest, I should say, a success for his political party establishment. At the same time, being popular within all regions. सभी लोगों के अंदर उनकी जो प्राथमिकता, उनकी जो मशहूरी थी, वो एक साथ होगी. तभी वो कहते हैं दीनबंधु और रहबरे आज़म. So that those titles came together from the people. So उनकी कामयाबी का ये जो कारण था कि सभी लोगों को इक्वली, क्योंकि सभी किसान, जैसे आज हम एकता देख रहे हैं ना कि जो संयुक्त किसान एकता, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो उस समय के हालात थे और आज की सरकार ने उन किसानों को उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि अब इसके बाद हमारा कोई चारा नहीं. उस समय उन्होंने 1915 में आफ्टर बीइंग जर्नलिस्ट एक पर्चा निकाला था, दैट वाज जाट गजेट. और जाट गजेट में जितनी पॉलिसीज उस समय की सरकार की थी, चाहे शाहूकारों की पॉलिसीज, दे यूज्ड टू राइट अबाउट इट कि व्हाट इज रॉन्ग विद इन देम, हाउ वी कैन चेंज देम. आज आप जाके संगू बॉर्डर पे देखे तो उनका पर्चा है ट्रॉली टाइम्स. So there are so many things which we can communicate, which we can correlate कि आज का जो किसान है उसी मोड़ पे खड़ा है. और हम प्रार्थना करते हैं ईच डे कि इनकी जो एकता है, वो जो संयुक्त शब्द इन्होंने यूज किया है, वो संयुक्त शब्द में इतनी जान आए कि अल्टीमेटली वन डे, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, बट वन डे जब भी वो मोर्चा वहां से उठे, इन 3 काले कानूनों को वापस करके ही उठे. That's why mission, and that's what we can support. Anyway, you can sing, you can write. Right now we are doing this program on this channel. This is wonderful. That's how we can communicate with the people. This is how we can raise our voice and bring our voices. मैं अमेरिका में बैठा हूँ, वहां सिंगू बॉर्डर पे नहीं जा सकता, but this is the way which we can communicate to the people. People around here, we did a big rally in Charlotte area. Whole community come together, big rally in Charlotte. So this is how we can communicate. This is how we can support all those farmers which are at the same corner which they were 100 years ago. Thank you. जी. शुक्रिया जी. सुकुंद सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि हमें, देखो मैं अपनी बात बताऊं, मैं जो सर छोटू राम जी को हम 2-3 साल पहले से नहीं जानते थे, जबकि मेरी 40 उम्र हो गई, 40 साल की. तो ऐसा क्या हुआ आगे इनके नाम को नीचे दबा दिया गया है? बहुत सारे जो है ना, जो जिनके नाम को लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, उनके नाम तो कानों तक पहुंच गए, घर तक पहुंच गए. इनके इतने बड़े महापुरुष हुए, इतने बड़े रहबर हुए, लोगों को भला भी इनकी बातें हम सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहा हूं इनकी बातें, लेकिन ये इनका नाम इतने नीचे क्यों चलेगा? क्या कारण आज के पीछे? सुकुंद सिंह जी, इस बारे में बताएं पहले. मेघराज भाई, सबसे जो बड़ी इसका कारण है वो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है. वो किसी भी प्रकार का जो पूंजीवाद है ना, वो चौधरी छोटूराम को आगे इसलिए नहीं आने दे रहा कि चौधरी छोटूराम के आगे उनका नाम आगे आएगा तो उनके काम आगे आएंगे, उनके विचार आगे आएंगे. और उनके जो विचार हैं वो पूंजीवाद के लिए, एक तरह से बिल्कुल उसका नाश करने के लिए, देखो इक्वलिटी के लिए. अभी एक साथी ने कहा, अमरजीत जी ने कहा कि उन्होंने सब किसानों को इकट्ठा कर दिया. देखो उन्होंने धर्म की बात ही नहीं की, उन्होंने कर्म की बात की. कर्म जो बेस है, जो पेट के लिए है, उसकी बात करके उन्होंने सब किसानों को इकट्ठा कर दिया. और मेघराज जी इतनी बड़े व्यक्तित्व हैं वो कि आप, क्योंकि कुछ लोगों ने ये रोहतक में प्रयास करके उनकी पर्सनैलिटी को उभारना शुरू किया. अब ये रहा कि उनके जो खून के वंशज हैं, वो लोग जो है ना, आज बीजेपी के साथ बैठे हैं, उन लोगों के साथ बैठे हैं जिनके विरुद्ध चौधरी छोटूराम पूरे जीवन भर लड़े, उसी विचारधारा के साथ बैठे. ये भी एक बदकिस्मती रही. उनके विचारों को लेकर के कुछ लोग चले, उनके विचारों को लेकर के लोग, कुछ युवा साथी हमारे जैसे चले, तो आज के दिन पूरे उसमें आइडेंटिफाई किया है लोगों ने, किसान ने, कमेरे ने, जो पसीने से अपना पेट भरता है, उसने आइडेंटिफाई किया कि चौधरी छोटूराम ने आज से लगभग 100 साल पहले हमारे लिए क्या किया. और ये नीड ऑफ द आवर है मेघराज भाई कि हम चौधरी छोटूराम को जब याद करेंगे तो उनके काम भी याद करेंगे, और हम ये भी याद करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी कल्चर को बचा सकते हैं, हमारी खेती किसानी को बचा सकते हैं, हमारी जमीन को बचा सकते हैं, हमारी धरोहर को बचा सकते हैं. और मेघराज भाई, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा
कि आप लोग जो पंजाब से आकर आए, बाबा नानक के जो पुत्र आए पंजाब से, मैं ये कहता हूं कि ये देश जो है ना, उनके इस ऋण को कभी भी चुकता नहीं कर पाएगा। जब ये देश के किसान जो है ना, वो मरणासन थे, उसकी जमीनें छीनने का षड्यंत्र तानाशाही सरकारों ने जब किया, तो वो बाबा नानक के ही वो वंशज हैं, वो उनके पुत्र हैं जो आगे आए। और हमने भी पहली बार देखो, मैं खुद 2016 में जब जाट आरक्षण जब आंदोलन चला, तो सबसे पहले मैंने और हमारे कुछ साथियों ने एक प्रस्ताव दिया था कि जी हम एक काम करते हैं, इसमें हमारे सिख जट्टों को बुला करके इसकी लीडरशिप अगर देते तो हम ज्यादा सफल होंगे। उस वक्त लोगों ने उस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया और उन्होंने ये कहा जी आप तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। और मेरे आज उस आप सही बात कह रहे थे, जो पेशेंस, जो समर्पण, जो डेडिकेशन और जो एक मतलब इतनी पॉजिटिविटी जो पंजाब के हमारे भाइयों ने आकर के दिखाई, जो वो एक रिप्रेजेंट करती है कि वो कल्चर जो है ना, वो कल्चर ऐतिहासिक कल्चर है, वो समर्पण की और सामूहिकता की कल्चर है। अब मैं एक मिनट में अपनी बात में खत्म करता हूं और मैं फिर कहता हूं कि इतिहास जो है ना, इस बात को याद रखेगा कि खेती किसानी अगर बचाई ना, चौधरी छोटूराम ने आज से 100 साल पहले बचाई, और 100 साल के बाद अगर बचाई किसी ने, तो वो बाबा नानक के लोग हैं। बाबा नानक, वेरी गुड, वेरी गुड। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो दिल्ली के आसपास आकर के उन्होंने खेती किसानी को, इस देश के खेती किसानी को बचाया। मैं ये कहता हूं, और हमारे युवा बच्चों ने, सबसे खुशी की बात यह है कि हरियाणा के युवा बच्चों ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि इन लोगों के साथ ये लोग हैं जो हमें लीड भी कर सकते हैं, और ये लोग हैं जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ भी सकते हैं। मेघराज भाई, सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक षड्यंत्र चला हुआ है पूंजीवाद का, और इस देश में पूंजी संघ जो है, वो इस देश में हम लोगों का, हम जो आप और हम बैठ के यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा सदा से दुश्मन रहा है। और वो देखता है कि हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए में एक षड्यंत्र ये भी है, क्योंकि जब तक जमीन रहेगी, जब तक खेती किसानी रहेगी, तो आदमी में टसन रहती है, उसमें अपना स्वाभिमान रहता है। और किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके स्वाभिमान को खत्म करते हैं, उसको इतना कमजोर कर दें कि वो आपकी गुलामी के लिए मजबूर हो जाए। और ये जो कानून है, वो एक बड़ी फेज है जो हमें उसी तरफ ले जाएगी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं जीवन उस काल में पैदा हुआ, उस समय में पैदा हुआ जब इस संघर्ष को देख पा रहा हूं। और ये एक बड़ा संघर्ष है पूंजीवाद के और हम लोगों के, हम लोगों के बीच में। और इसमें निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ठीक है, ये लोग षड्यंत्र करते चले जाएंगे, जैसे आप इस आंदोलन में देखोगे, इन्होंने हरियाणा पंजाब के बीच में इस प्रकार से जो एकता बढ़ी, उससे घबरा चुके हैं ये लोग। बस मेन बात ये है, एसवाईएल का मुद्दा उठाया, और मोदी जी रो रहे हैं संसद में। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा बाय प्रोफेशन कह लो या अपनी मानसिकता से कह लो, मैं विपरीत दिशा में सोचने वाला व्यक्ति हूँ। जब 26 जनवरी की जो घटना हुई, तो मेरा एक वीडियो है, मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसको करना, कि उस 26 जनवरी की घटना के ऊपर जब ये लोगों ने ये कहा कि ये उसको दूसरे खालिस्तानी एंगल या जो दूसरे प्रकार की चीज थी, तो मैंने ये कहा, और सबसे पहला इंटरव्यू है उस वक्त उस बात का, कि भाई जो निशान साहिब का जो झंडा है ना, वो पवित्र झंडा है, जिसके नीचे ये कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा की, हमारी पातशाही ने उनकी रक्षा की। और उस झंडे को जो है, तिरंगा झंडा तो 70 साल से ही तो आया है ना, और वो एक क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हम हमारी कल्चर को, हम हमारे कल्चरल सिंबल्स को एग्जिबिट कर सकते हैं। और वो चीज मैंने उसमें ये एंगल भी नहीं मानना उसमें कि भाई ये जो है ना, वो प्लानिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बगैर भावना के इतनी लंबी पोल पर चढ़ा नहीं जा सकता। भाई मेघराज भाई, मैं तो आप सब लोगों को देखो झुक के, और बाबा नानक के जो पुत्र हैं उनको झुक के प्रणाम करता हूं। और मैं तो मेरे लड़के को, जो उसकी उम्र 17-18 साल है, मैंने उसको भेजा इस आंदोलन में कि भाई तू जाकर के ना देख क्या, ये इतिहास का वो समय है कि इतिहास ये किताबें नहीं सिखा सकती, ये इतना बड़ा से बड़ा राइटर वो नहीं सिखा सकता। और इतने लोग पूरे पंजाब को, पूरी कल्चर को समझने के लिए, और
एक बात और मैं कहता हूं, उसमें हमारे कुछ लोगों ने पहले तो बुरा माना, लेकिन अब वो उस बात को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। देखो, सबसे बड़ा क्या होता है कि एक कल्चर होती है जो आदमी को बांधे रखती है, और हम लोगों की जो कल्चर है, पर्टिकुलर है हरियाणा के जो जाटों की जो कल्चर है, उसको हिंदू मनुवाद, जो अभी एक साथी ने ब्राह्मणवाद बोला, जो रियल समस्या है हमारी, उसके ऊपर ज्यादा डाल दी जबरदस्ती। आर्य समाज, भाई साहब, इसका इलाज हमने ढूंढ लिया है। जिनकी जन्म कुंडलियों में वर्ण में लिखा, वर्ण में लिखा शूद्र और गण में लिखा राक्षस, तो राक्षस और उसमें योनि में लिखा है कुत्ता बिल्ली लिखा होगा कहीं ना कहीं। कुछ जिनकी जन्म कुंडली में चीज लिखी है, ब्राह्मण उनको दुश्मन समझता है, मनवाद उनको दुश्मन समझता है। तो इस बात को ध्यान रखे कि वो हिंदू है ही नहीं है। उनको हिंदू का एक चोला पहनाकर उनको यूज किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। जो भारत के SC OBC के लोग हैं वो हिंदू नहीं है। तो हिंदुओं का जो चक्कर में चल रहा है, मैं समझता हूँ इस बारे में कि जो आपने बात बोली ना कि भाई हिंदुत्व का जो चला हुआ है सिस्टम, इन सब आपको अकेले जाटों को नहीं परेशान किया। अब देखिए, इसमें पूरे भारत में इनको दलितों को अलग मारते हैं, इनको सिखों को अलग मारते हैं, और उसमें क्या नाम है ईसाइयों को अलग से मारते हैं, मुसलमानों को अलग परेशान करते हैं। इसकी मतलब सिर्फ हिंदू के चोले के नीचे घुस कर गए मनवादी खेल खेल रहे हैं। तो इनका खेल खत्म होने वाला है वो जल्दी, क्योंकि अभी तक तो चला इनका पहले मुसलमानों के पीछे वार कर रहे थे झुक के, फिर पीछे अंग्रेजों के पीछे वार किया उन्होंने। अभी एक खुले आम आगे सामने, अब पता लगे कौन है। इसमें जो हम जो बात कर रहे हैं आज, ये उसी की जो है, ये जो महापुरुष है, इनके जो नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं।